जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 5 टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये टॉपिक को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिगर के साथ समझाऊंगा और आपको याद भी अब भी तुरंत ही करवा दूंगा ताकि आपको बाद में याद करना ना पड़े। और दोस्तों यहाँ देखते हैं सबसे पहले लाइट यानी कि प्रकाश। दोस्तों प्रकाश क्या है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो कि आप किसी भी अंधेरे में जाते हो और अंधेरे में जाने के पश्चात आप अगर किसी वस्तु को देखते हो तो वहाँ पे जब लाइट जलाते हो तो लाइट आप किसी वस्तु पे जलाते हो जिसको आपको देखना होता है, ना कि आप खुद के चेहरा पर मारते हो कि भाई मेरी आंख में जलाओ ताकि मेरे को वस्तु दिखे। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो कि जिस वस्तु को देखना होता है लाइट उस पे मारते हो। यानी कि लाइट क्या करता है कि लाइट किसी भी वस्तु को देखने के काम में आता है। अगर मान लो आप अंधेरे में खड़े हो और किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो जाने का किस रास्ते से कब निकलता है, तो अगर आप अंधेरे में भी हो और वह व्यक्ति अगर उजाले से गुजर रहा होगा तो आप उस व्यक्ति को देख पाओगे, लेकिन वह व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप अंधेरे में हो। तो कहने का मतलब कि उस पर लाइट पड़ रहा है तब आप उस वस्तु को देख पा रहे हो। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा। इसका डेफिनेशन 2 तरह से किताब में लिखे होते हैं। पहला ये होता है कि प्रकाश वह माध्यम है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी कि प्रकाश बताता है हमें कि ये वही व्यक्ति है। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि दोनों ही एक ही बात है, तो आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो। हालांकि प्रकाश का डेफिनेशन लिखने के लिए आता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से। अब यहाँ है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन, बहुत सारे लोग परावर्तन और अपवर्तन में गलत करते हैं। हालांकि याद तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। अगर पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन बोलो तो प्रकाश के परावर्तन वाला लिखते हैं। कभी कभी प्रकाश के परावर्तन पूछता है तो लोग अपवर्तन वाला लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको समझा दूंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है और आपको इजेक्ट कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए यह है परावर्तन और पर का मतलब होता है दूसरा। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आपको जाना कहीं और है और आप क्या किए कि आप दूसरे घर चले गए, तो क्या करेगा? आपको हटा देगा। भाई कौन आए हो यार, हटो। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। मतलब तुम कहाँ इधर भटके आ रहे हो, इस तरह से आपको डांट करके भगा देंगे। कौन भगाएगा? पराया व्यक्ति। पराया मतलब दूसरा व्यक्ति। लेकिन वही अगर अपने घर जाओगे या अपने रिलेटिव घर जाओगे तो वे लोग आपको बुलाएंगे, वेलकम करेंगे आपका। तो इस तरह से आप ये समझो कि प्रकाश का परावर्तन, परा मतलब दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? हटाता है। यानी कि आप ऐसे जा रहे थे, आपको डांटेगा तो आप फिर से घूम जाओगे, मतलब जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते में दोबारा चले जाओगे। तो प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, चमकदार तल या चिकना तल, क्योंकि प्रकाश कहाँ टकराती है? चमकदार तल से या चिकने तल से टकराती है। जिस तरह से शीशा होता है तो प्रकाश शीशे पर टकरा सकती है, या और भी कोई चीज़ चिकना हो तो वहाँ पे टकरा सकती है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। अब अपने ही मार्ग में वापस क्यों लौटा था? क्योंकि वह पराया व्यक्ति था, उसने डांट कर भगा दिया तो वह अपने ही मार्ग में वापस चला आया। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई
प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से, दोस्तों ये मार्कर ठीक चल नहीं रही है, किसी चमकदार तल से टकराकर, क्या करके, टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गई है और आप लिख भी लोगे। अब इसका देखते हैं फिगर। मान लो ये कोई चमकदार तल है। क्या है? चमकदार तल। अब चमकदार कहने का मतलब कि एक तरफ पॉलिश किया हुआ है। जिस तरह शीशे होते हैं तो शीशे में अगर आप एक तरफ पॉलिश करते हो और उस पर लाइट मारोगे तो लाइट पार नहीं होगी, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मान लो कोई चमकदार तल है जिसके एक तरफ लेप किया गया है, यानी कि पेंट किया गया है। अगर आप इधर से लाइट मार रहे हो ऐसे, तो क्या होगा कि यहाँ जैसे पहुँचेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके, यानी कि परावर्तन हो करके कुछ इस तरह से लाइट चला जाएगा। यानी कि ये वाला आ रहा है, ये वाला जा रहा है। अब दोस्तों ये वाला आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ रे। अब ये वाला परावर्तित होके जा रहा है तो इसलिए बोलते हैं इसको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बीच में क्या होता है कि बीच में एक ठो नॉर्मल होता है, यानी कि इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला अभिलंब ना एकदम मिडिल होता है, मिडिल में एकदम बीचों बीच। अब बताओ इस अभिलंब और ये वाला आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बने होंगे। तो जो कोण बनते हैं इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कोण बने होंगे, इसको बोलते हैं आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये वाला हो गया आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये था प्रकाश के परावर्तन का फिगर। अब हमने लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम, यानी कि इसके नियम क्या होते हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम ये होता है, फर्स्ट नियम होता है कि बोलना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ हैं? एक ही बिंदु पर हैं। तो इसका फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये था फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड नियम होता है कि ये वाला जो कोण है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आप बोलोगे
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये था दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन, उसका फिगर और उसके 2 ठो नियम। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी शोरगुल हो रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे रोड के किनारे हूँ, तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश दूसरे के घर जाता था तो उसको डांटते थे, तो जैसे जैसे जा रहा है वापस उनके भाग जा रहा था, यानी कि अपने ही रास्ते में वापस लौट जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि प्रकाश के जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन अपना मतलब अपने घर जाएगा। अब बताओ भाई, अगर अपने घर जाएगा तो कोई थोड़ी ना भगा सकता है, यानी कि वह चला जाएगा अपने घर में। तो समझना कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश न चला जाता है। तो आप ऐसे समझना कि मान लो प्रकाश जा रहा है तो जाए कहाँ, तो प्रकाश ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब दोस्तों प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती होगी तो कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो सके, और अपारदर्शी माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से पार न हो सके। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो मैंने बोला कि प्रकाश जो होगा ना वो पार हो जाएगा। तो पार होने का मतलब कि अगर अपने घर में जा रहा है तो उसका घर कैसा होगा? पारदर्शी होगा, तब तो जा पाएगा। तो क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। चलिए ढंग से समझेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश, ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से यहाँ पे आप ऐड करोगे एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को दोस्तों थोड़ी लिखावट खराब हो सकती है। घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तुरंत
याद हो जा रहा होगा। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक माध्यम होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो प्रकाश दो कंडीशन में जा सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब समझते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब होता है वायुमंडल यानी कि हवा। तो जब कोई प्रकाश हवा से कहीं और जाए, कहीं और जाने का मतलब पानी में जाए, तो पानी कैसा होता है? अगर साफ पानी की बात करोगे तो साफ पानी पारदर्शी होता है, उसमें जा सकता है प्रकाश आसानी से। क्यों भाई? अगर किसी बाल्टी में आप कुछ चीज़ें रखते हो और उस बाल्टी के पानी साफ हैं, तो क्या आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हो? देख पाते हो। तो देख पाने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वहाँ प्रकाश जा रही है तभी तो आप देख पा रहे हो। तो क्या है कि सघन माध्यम का मतलब समझिएगा कि जिसमें प्रकाश जा सकती है यानी कि पारदर्शी माध्यम। और विरल माध्यम मतलब क्या होता है कि विरल माध्यम में इसमें क्या होता है, केवल आपको लेना है वायुमंडल में। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है। समझना, अगर मान लो प्रकाश कहाँ जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम मतलब जिस तरह मैंने बताया कि कांच हो सकता है, शीशे, वही कांच बोलते हैं, पानी हो सकता है या कोई भी और चीज़ें जहाँ से प्रकाश आसानी से गुजर सकती है, तो इसको मैं बोलता हूँ सघन माध्यम। अगर सघन माध्यम से कोई प्रकाश कहाँ जाती है? विरल माध्यम में। अब इसको मैं बोलता हूँ विरल माध्यम यानी कि वायुमंडल, विरल माध्यम। अब दोस्तों यहाँ पर समझना, अगर कोई ये क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। अब ये समझना कि मान लो कोई प्रकाश है जो कहाँ से आ रही है? ये आ रही है सघन माध्यम से, ऐसे। तो जैसे ये विरल माध्यम में जाएगी तो ये इस अभिलंब से दूर हटेगी यानी कि ऐसे चली जाएगी। अब देखो, अगर ये सीधा गई होती तो कहीं न कहीं इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जा करके उल्टा चली गई यानी कि इस अभिलंब से दूर चली गई। दूर मतलब इतना दूर चली गई, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा क्यों होता है? मान लो अगर आप किसी मेले के भीड़ में हो, बहुत भीड़ अंदर है, और आप उस भीड़ में इतने परेशान हो चुके हो कि आप चारों कब मैं बाहर निकल जाऊं। तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको दूर जा करके और अकेले में एकदम घूमने का मन करेगा। वाह, बहुत अच्छी हवा लगी। कुछ ऐसे लोग करते हैं, यानी कि दूर जाते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि वह अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। क्या होगा दूसरा कंडीशन? कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले को मानता हूँ सघन माध्यम और ऊपर वाले को विरल माध्यम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला क्या है? अभिलंब है। अब देखना, अगर ये वाला प्रकाश जाएगी तो क्या होना चाहिए था कि इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। बट हमने पढ़ा है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश जो होता है अपने मार्ग से विचलित होता है यानी कि हट जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर सीधा जाना चाहिए था तो सीधा नहीं जाएगा, हटेगा। अब हटेगा कहाँ?
हट करके ना ये अभिलंब की ओर झुकता है। क्या होता है? झुकता है। अब मैं बता रहा हूँ झुकता क्यों है। जैसे मान लो आप घर से जा रहे हो मेले में, तो आप मेला में जा इसीलिए रहे हो कि भाई मेले में जा कर देखूंगा कि मेले में हो क्या रहा है। तो आप तो पहले घर से जा रहे हो, अब घर से जाने का मतलब खुले में थे, एकदम मस्त थे, लेकिन आप देखने की लालसा में जा रहे हो मेला में। जब आप मेले में जाओगे तो आपका विचार तो यही करेगा कि भाई जहाँ अधिक भीड़ होगी लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कहाँ जाएंगे? एकदम बीच में जाएंगे, उस भीड़ के बीच में। तो इस तरह से जब ये आदमी सघन माध्यम से, यानी कि जब ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये कहाँ जाएगी? बीच में जाएगी, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। अब दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किरण आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिस तरह से मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था। और आपतन कोण को यहाँ पे आई बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला अभिलंब और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण, परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण। तो ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे? वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलते हैं आर, यानी कि ये होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और इसी तरह सेम टू सेम इसका भी होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं आर। तो दोनों ही सेम ही हैं, बट यहाँ मैं ये समझा रहा था कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अगर विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो क्या होगा। अब ये था डेफिनेशन और उसके फिगर। लेकिन अब एक तो और बच रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब दोस्तों नियम में क्या होता है ना कि नियम में इसका भी दो ही होता है, और दोनों ही नियम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलते हैं। किससे? परावर्तन से। जिस तरह से मैंने आपको परावर्तन बताया था कि परावर्तन में ये वाला आपतित किरण थी, ये वाला परावर्तित किरण, ये वाला अभिलंब थी। तो मैंने फर्स्ट नियम बोला था कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो आपको यहाँ भी बोलना है सेम, यानी कि इसका भी जो पहला नियम होता है सेम होता है। क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि जो पहला नियम हो गया, पहला नियम ये आप लिखिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा नियम। क्यों? मैंने पहला नियम आपको समझा दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो आप लिख भी लेंगे। दूसरा नियम ये होता है कि आपको बोलना होता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। जया का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि मैं लिखता हूं साइन आई, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, इसको बोलते हैं साइन आर, साइन आर। एक नियतांक होता है। क्या लिखना है? एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्यों भाई? देखो कभी कभी पूछता है स्नेल का नियम, तो आप प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को लिख दोगे, क्योंकि स्नेल ने यही बताया था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है।
और नियम कहते हैं। यानी कि आपको केवल अपवर्तन का नियम लिखना होगा। तो एक तो ये बताएंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु होते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, ये बोला कि आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर एक नियतांक होते हैं। आपको इतना लिखना होगा। लेकिन अगर स्नेल का नियम पूछता है कभी कभी तो आपको ये वाला ही केवल लिखना होगा। तो इसका होता है n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। ये है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।